दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपका स्वागत है न्यू क्लास 4th लेक्चर में बायोलॉजी के कोशिका वाले चैप्टर में। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि कोशिका कितने भाग होते हैं। कोशिका कितने भागों से मिलकर बनी होती है? सेल, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था कोशिका झिल्ली, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन हमने कल स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लाज्मा और प्लाज्मोलेमा भी कह सकते हैं हम कोशिका झिल्ली को। यहाँ प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करती है, ये भी पढ़ लिया था। यहाँ जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है कौन? क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरी थी, यहाँ जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली होती है, पढ़ लिया था। वह पादप कोशिका में कोशिका की भित्ति के नीचे पाई जाती है। और यहाँ प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। इसकी बनी होती है प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। यहाँ कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिव परमेबल होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर के केवल कुछ पदार्थों को ही अंदर आ जाने देती है, और यह लचीली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम केवल सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनदर्शी से ही देख सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था ना। एक कोशिकीय जीवों में कोशिकीय झिल्ली यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने कल स्टार्ट किया था प्लाज्मा झिल्ली, मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हमने कल यहाँ स्टार्ट कर दिया था। अब हम इसके कार्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कार्य। तो कोशिका जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो कार्य होता है, यहाँ कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। क्या? कोशिका झिल्ली जो होती है वहाँ कोशिका के अंदर अणुओं को आने जाने देती है। यहाँ कोशिका के निश्चित आकार को भी बनाए रखती है। तीसरा था, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणु का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, विसरण और परासरण। विसरण को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, और परासरण को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो आज का हमारा यही है, विसरण और परासरण पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो कल की तरह याद लिख कर निकालेंगे। अब हम इस पेज को रख देते हैं साइड में। इस पेज को रख देते हैं साइड में, जैसे कि हम डेली करते हैं। और वाइट पेज को हम उठाते हैं। पेन ले ली। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं विसरण। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमारी कोशिका जो होती है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी होती है। एक पिंजरे की तरह बना लेते हैं। ऐसी करके हमारी कोशिका होती है। अगर हम एक कोशिका को बाहर निकालते हैं, तो हमारी एक कोशिका को बाहर निकालने पर हमारी कोशिका ऐसे लगेगी। क्या लगेगी? ऐसे। इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर पाई जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी परत होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी परत हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में जो अणुओं की आदान प्रदान होता है, अंदर बाहर होता है, किस प्रकार दो प्रोसेस से होता है, परासरण और विसरण। तो परासरण को हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस, और विसरण को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा विसरण होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो हमारा मैंने कल आपको वैसे समझा दिया था शॉर्ट में। ये होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है, मतलब कि अपने आप ही गमन करता है। सॉरी दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, हाँ यहाँ पर थे। तो हमारा क्या था? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है, मतलब कि अपने आप ही जो पदार्थ होता है
अपने आप ही चलता है, गमन करता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे कोशिका के अंदर O2 की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, तो क्या करेगी हमारी प्लाज्मा झिल्ली में, इसमें मदद करेगी। जो यहाँ अपने आप सुताई यहाँ से ये O2 की अणु बाहर पर्यावरण में जाने लग जाएगा, क्योंकि अभी कोशिका के अंदर तो O2 की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और पर्यावरण में आई थिंक कमी है O2 की मात्रा। तो वो क्या करेगा, वो इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, और निकालेगा नहीं, अपने आप चला जाएगा, स्वतः गमन करता है। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न बोलते हैं। उच्च मात्रा से निम्न की ओर गति कर जाता है। दूसरा मानो कि हमारा O2 है, बाहर ऑक्सीजन है, और हमारे ऑक्सीजन हमारे कोशिका को चाहिए होती है वैसे तो कोशिका की मात्रा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे सेल के अंदर कम होती है। तो ये क्या करेगी, बाहर पर्यावरण से कोशिका के अंदर हमारी O2 चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। स्वतः गमन करता है। ये क्या करता है, स्वतः गमन करता है। यही NCERT में बताया गया है। तो ये क्या करता है, यहाँ दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। बिल्कुल समान करेगा। अगर इसकी O2 की मात्रा अधिक होगी, थोड़ी सी बाहर निकाल देगा, सारी नहीं निकालेगा, थोड़ी सी निकाल देगा, तो यहाँ पर इसकी मात्रा समान हो जाएगी। और बाहर O2 की मात्रा अधिक है, यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर कम होगी। इस सेल के अंदर O2 की मात्रा कम होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अंदर डाल देगा। तो क्या करेगा, ये दोनों पदार्थों की मात्रा को समान बनाए रखता है। तो यही बोल रहा है, यहाँ दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान बनाए रखता है, देता है, समान कर देता है, सांद्रता को समान कर देता है। थर्ड है हमारा ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में संभव होता है। क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में यहाँ संभव होता है। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा, फोर्थ है अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब भाई क्या तो मतलब कि ये होता है, अब ये किसी कोशिका के अंदर कोई भी सांद्रता है, मतलब कोई पदार्थ है, वो उनकी मात्रा अलग अलग होगी, तो वो क्या करेगी, अपनी पदार्थ की समानता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो स्वतंत्रता से गति करने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी सांद्रता कोशिका के अंदर बनी रहे, समान रहे, है ना। ओके, ठीक है। यहाँ तक हमारा विश्लेषण समाप्त हो चुका है। तो विश्लेषण की यहाँ पर अगर विश्लेषण का अगर हम एग्जाम्पल दें O2 वाला, तो यहाँ पर NCERT में CO2 को O2 का एग्जाम्पल NCERT में दिया गया है। ओके, आप रीड कर लेना NCERT को, नहीं तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम NCERT रीड करेंगे। अब आता है हमारा परासरण। क्या, परासरण के लिए हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं परासरण को। अब जैसा कि हमारा सेल है, मान लो हमारा एक कोशिका है, क्या है, कोशिका है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं परासरण। तो व्हाट इज दिस परासरण। तो परासरण जो होता है वो होता है हमारा, ये भी हमारा ऐसे होता है, उच्च से निम्न की ओर करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ जल वाले पदार्थों के लिए होता है। जलीय मतलब कि द्रव्य माध्यम वाले पदार्थों के लिए कोशिका के अंदर यह सिस्टम पाया जाता है, परासरण वाला प्रोसेस पाया जाता है। तो बोलता है वर्णात्मक झिल्ली मतलब कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। क्या, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। सांद्रता ना एक चीज़ होती है, पदार्थ होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी पदार्थ का, कि वह कितनी मात्रा में इसके अंदर रह सकता है, वही किसी मात्रा को बोलते हैं सांद्रता। दूसरा है हमारा, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। यह भी वही करेगा, वही प्रोसेस के अंदर दोनों सांद्रता को समान कर देगा। दूसरा है केवल द्रव्य माध्यमों में संभव होता है। क्या होता है, ये ओनली केवल द्रव्य माध्यमों में ही संभव होता है, इसलिए परासरण प्रोसेस को दिया गया है। और अणुओं वगैरह के लिए हमारा डिफ्यूज़न वाला विसरण था। तो ये बोलता है केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं होते। क्या, विलयन नहीं होते। देखो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, हमारे पास होता है एक विलयन होता है। क्या होता है, विलयन को होता है, विलयन एक हमारा एक पूरा मतलब जैसे कि हम एक गिलास में नमक ले लें और चीनी ले लें और उसको मिला दें और पानी के साथ मिला दें, तो उसमें जो हमारा
नमक जो है हमारे 2 चम्मच है, और जो जल होगा हमारा आधा गिलास होगा। नमक 2 चम्मच है, और अब गिलास पानी जल जो है H2O जो है वो आधा गिलास है। तो हमारा ये दोनों को, इन दोनों नमक और पानी को मिलाने के बाद हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन के अंदर क्या क्या चीज़ है, एक तो हमारा विलायक होगा, दूसरा हमारा होगा विलय। क्या होगा, विलय। जो अधिक मात्रा में होगा, जैसे कि अधिक मात्रा में इसके अंदर क्या है, आधा गिलास क्या है, जल है, तो हमारा विलायक क्या होगा, जल। और विलयन क्या होगा, विलय क्या होगा हमारा, नमक, क्योंकि नमक कितना है हमारा, 2 चम्मच। ओके गाइस, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इतना पढ़ लिया, अपना आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बोल रहा है ये ओनली विलायकों के लिए होता है, ना कि विलयन के लिए। विलयन में क्या होता है, दोनों चीज़ होगी, दोनों चीज़ को नहीं, ओनली विलायक के लिए जिसकी मात्रा अधिक हो, जैसे द्रव्य वाला। सेकंड में NCERT में एग्जांपल दे रखा है इसका, H2O है। क्या देखा है, H2O। जब हमारा विलायक हमारा जल है, जब विलायक मतलब H2O की उच्च मात्रा मतलब कि हाई सांद्रता से निम्न सांद्रता मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करता है, किसके द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स द्वारा। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यह केवल किसके लिए होगा, विलायकों के लिए। किसके लिए होगा, विलायकों के लिए। सॉल्वेंट, ओनली ऑल सॉल्वेंट। लेकिन जो हमारा पराशर होता है, ऑस्मोसिस जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। क्या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो आइए हम इसको पीछे करते हैं। 2 प्रकार का होता है। तो पहला जो होगा हमारा एंडो ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस, जिसे बोलते हैं हम अंतःपरासरण। क्या होता है, अंतःपरासरण। इसमें कुछ नहीं है, इसके नाम से यहाँ पता चल रहा है अंतःपरासरण, मतलब कि कोई चीज़ हमारे अंदर आ रही है। क्या आ रही है, अंदर। तो ये यहाँ पे लिखा है कोशिका के बाहर से। किससे, कोशिका के बाहर से, मतलब ये हमारी कोशिका है, इसके बाहर से विलायक का अंदर आना, या गमन लिख रहा है। यहाँ पे मैंने गमन लिख रखा है क्योंकि हिंदी में गमन लिखते हैं। तो बाहर, कोशिका के बाहर से कोई विलायक का अंदर आना, किसका अंदर आना, उसे बोलते हैं अंतःपरासरण। ओके, ठीक है। सेकंड हमारा होता है, सेकंड हमारा है एक्सो। क्या, एक्सो ऑस्मोसिस, मतलब कि वह है पर्यावरण। अब इसमें क्या होगा, सॉरी वह है परासरण। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम उसकी तरह होगा, लेकिन उसमें मतलब कि आउटसाइड से इनसाइड आ रहा था, इसमें इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, वह है परासरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन, कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन, बाहर की ओर वो लिखने जा रहा है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो गाइस, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, मतलब सांद्रता। देखो, विलयन तो हमारा पूरा वही हो गया सॉल्यूशन, सांद्रता हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसके अनुसार में प्रकार बता रहा है ये कितने प्रकार का होगा। क्या, ऑस्मोसिस, विलयन के बता रहा, विलयन कितने प्रकार का होगा। तो विलयन जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा समपराशरीय विलयन। क्या, समपराशरीय विलयन। आइसोटोनिक, क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा अति पराशर दाब, जिसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉरी गाइस, क्या हो गया। तो तीसरा है हमारा अल्प पराशरणीय दाब्य विलयन। क्या है, अल्प पराशरणीय दाब्य विलयन, जिसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम इस तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट भी। दोस्तों, पहला हमारा है आइसोटोनिक
सॉल्यूशन। तो बोलता है ये हम किस में लिख सकते हैं, आइसोटोनिक होता है जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होती है। क्या होती है? समान होती है। जैसे कि O2 की मात्रा, मतलब जैसे मान लो कोशिका है हमारी जिसकी मात्रा O2 की मात्रा बाहर और अंदर दोनों तरफ एक जैसी है, तो हम उसे बोलते हैं समपराशरीय विलयन, आइसोटोपिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यहाँ समपराशरीय विलयन है। तो वहाँ क्या होगा? यह समपराशरीय विलयन होगा। जैसे कि आपने कभी आरबीसी देखी है? आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, वो जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उस ब्लड के सेल के अंदर, उस ब्लड के सेल के अंदर H2O और हमारे मतलब कि जल और हमारी जो मसल्स होती है उनमें H2O की मात्रा क्या होती है? एकदम समान होती है। तो इसको ही हम मानकर क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है हमारा, सेकंड नंबर पर क्या है हमारा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉरी, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यदि अब मान लो यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता वह द्रव्य की सांद्रता से अधिक है। क्या है? हमारी कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है वह द्रव्य की सांद्रता से अधिक है, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा है, अंदर मतलब हमारे अंदर की जो द्रव्य है वो अधिक है बाहर के माध्यम से, तो हमारी कोशिका से जो जल है वो क्या निकलेगा? बाहर की ओर निकलेगा। तो इस चीज़ से हमारी कोशिका जो होती है सिकुड़ जाती है। तो इसे बोलते हैं हम अति पराशरणीय दावी, बोले हैं इसको दावी। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि कोशिका के अंदर, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता वह द्रव की सांद्रता से अधिक है तो शेल के अंदर से जल बाहर निकलता है, जिससे हमारी कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाती है। ठीक है ना? और क्या नहीं सिकुड़ेगी? देखो, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता, मतलब कि जो हमारी कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो वह है मतलब कि कोशिका से बाहर की सांद्रता से अधिक है। देखो अधिक है, तो यहाँ पे लिख कर होता। अब जैसे कि हमारी मानो ये कोशिका है, ओके, ये हमारी कोशिका है। अब हमारे ये बोल रहा है
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो द्रव है, द्रव की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक है, H2 की मात्रा अधिक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से जल को बाहर निकालेगा। क्या करेगा, यहाँ से जल को बाहर निकालेगा, ये विलयन में से, विलयन ही तो है, अभी बाहर निकालेगा तो क्या होगी, हमारी कोशिका सिकुड़ जाएगी। अगर बाहर जल सारा बाहर निकलने जाएगा तो क्या होगी, हमारी हमें सिकुड़ जाएगी। इसी का नाम तो बोल रहा है हाइपरटोनिक, मतलब कि अति पराशरण दावी। ठीक है, तो हमारी कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। अब अगला है हमारा हाइपोटोनिक। अति माने ज़्यादा की बोल रहा है, अति माने ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो भाई कोशिका सिकुड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी अति माने हाइपर माने बहुत अधिक बोल रहा है। और अब आप पढ़ रही हैं अल्प को बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, जब कोशिका के बाहर के विलयन है ना, बाहर का विलयन की सांद्रता कम है। क्या है, बाहर की विलयन की सांद्रता कम है तो कोशिका के अंदर अंत पराशरण के कारण कोशिका फूल जाएगी और फिर वो क्या होगी, फट जाएगी। जैसा आप इसमें पहले हम इसको लिख लें, फिर मैं इसको समझा देती हूँ आपको। एक बार लिखने के बाद समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जब, ध्यान से समझना, जब कोशिका, ठीक है ना, जब कोशिका के बाहर के विलयन, बाहर का विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर अंत पराशरण के कारण कोशिका फूल जाएगी व फट जाएगी। ओके गाइस, तो जैसा कि हमने हाइपोटोनिक में पढ़ा कि जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो, क्या हो, सांद्रता कम हो तो कोशिका में क्या होगा, अंत पराशरण होगा। जब उसके अंत पराशरण होगा तो उसके अंदर क्या होगा, विलयन उसके अंदर जाता जाएगा, जिससे उसके अंदर क्या हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी, फूल कर फट भी सकती है। तो ये था हमारा हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और पराशरण के बारे में फुल जानकारी, पराशरण के बारे में फुल जानकारी यहाँ तक हमने पूरी पढ़ ली। कैसे क्या पराशरण में कैसे क्या था, कैसे ये था। विस्तार पढ़ लिया हमने। विस्तार का उदाहरण क्या था, हमारा NCERT में वो दे रखा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय। और मेरी स्टडी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब।